गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑलराइट, ठीक है सर। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने आपका जुलाई तक कंप्लीट किया था। आज हम अगस्त से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट में कितना आर्टिकल है? देखो, प्रेजेंट में आपको एग्जैक्टली आंसर कहीं नहीं मिलेगा। मैंने भी काउंट किया था, कुछ 478 समथिंग आर्टिकल है ना। और ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि प्रेजेंट में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, क्योंकि अमेंडमेंट होके वो चेंज होते रहते हैं। वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। करीब करीब 478 के आसपास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उस चीज के पीछे आप ज्यादा परेशान ना हो। अगर बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में तो गूगल में मिल जाता है उसका आंसर। ठीक है दयालन जी। ऑलराइट, तो आज हम लोगों को सर आज रिवाइज करने के लिए तो नहीं है, क्योंकि आज अगस्त का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहला दिन ही है अगस्त का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली उल्लास ऐप हैज बीन लॉन्च्ड। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, एजुकेशन, माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इसमें से सर थोड़ा सा तुक्का कम लग पाएगा। उल्लास मतलब रिलेट तो किसी से नहीं हो रहा है। उल्लास एक हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। ठीक है, इंग्लिश का हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। ये एक्रोनिम है, ऑब्वियसली बात है, किसी स्कीम के लिए एक्रोनिम है, लेकिन वो किसके लिए है ये आपको बताना। तो इसमें तो कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लग पाएगा। फिर भी अगर आपको पता है तो ट्राई करिए सही आंसर देने का, नहीं तो तुक्का भी लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। कौन से नंबर कटेंगे? ठीक है, जो भी गलतियां करनी है मैं तो हमेशा कहता हूँ यहीं पर आप कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब एग्जाम देने जाओ तो आपकी मिस्टेक सबसे मिनिमम हो। चलिए, इसका करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। देखो, अभी इंडिया में देखा गया है कि कुछ लोग 10th पास कर लेते हैं, इवन 12th भी पास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बेसिक लिटरेसी उनके पास नहीं है। अच्छे से वो पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे से मैथमेटिकल सम भी वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो एक गैप आ गया है बेसिक लिटरेसी में। आप भले हायर क्लासेस में पहुंच गए, बट जो बेसिक लिटरेसी जो बहुत लोअर स्टैंडर्ड्स में आपकी वो जानी चाहिए थी रेडी, वो अभी तक मिसिंग है। तो उसी गैप को पूरा करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट लाइफलॉन्ग लर्निंग and bridge the gaps in basic literacy and critical life skills among citizens aged 15 and above। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव मतलब न्यू, भारत मतलब अपना कंट्री इंडिया, साक्षरता मतलब लिटरेसी, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, मतलब न्यू इंडिया का लिटरेसी प्रोग्राम ये आप कह सकते हो। इट एम्स टू empower individuals with essential knowledge and skills for personal and national document। ठीक है, तो ये आपका दीक्षा पोर्टल के जरिए यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास बनाया गया है, जो लोगों को ये डिजिटल लिटरेसी, ये लिटरेसी जो बेसिक लिटरेसी है, ये इसका गैप खत्म करने में मदद करेगा, है ना। हाँ, तो आई थॉट हैप्पीनेस मतलब चाहे, हाँ तो
जिकोला जी, हर किसी का अपना हैप्पीनेस का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, आपके लिए चाइल्ड होगा, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है सर? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। बाकी आप लोगों में से आज फर्स्ट क्लास किस किस का है किसी का फर्स्ट क्लास? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। Recently, it was revealed that Bani Sagar archaeological site was under continuous habitation from the 5th century AD to 16th to 17th century AD. It is in which of the following states? अभी एक आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में कुछ बताया गया है कि वो जो साइट थी 5th सेंचुरी एडी। 5th सेंचुरी आपकी कब शुरू होती है सर? 400 टू 500 एडी से लेकर करीब करीब 16 टू यानी 7th सेंचुरी एडी यानी 1600 तक, 1600 टू 1700 के बीच का जो पीरियड है ये 17th सेंचुरी कहलाएगा, ठीक है, ये 5th सेंचुरी पीरियड कहलाता है। तो इस पीरियड से लेकर इतने पीरियड तक यहाँ पर कंटिन्यूअस हैबिटेशन यानी लोग रहे हैं। बैनी सागर आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने आपका कहा था क्या? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, एक, हाँ, तो इस ये बैनी सागर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहाँ पर है सर? आपका झारखंड में, ठीक है। तो इट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कंट्री बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपका बैनी सागर भी आता है, ये आपका वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। Recently introduced in India, Bari China Badam 12 is a type of which of the following crops? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। हाँ जी, तो बरी चिना बादाम 12 ये किसकी क्रॉप है? तो ये है सर आपका ग्राउंड नट की। ग्राउंड नट समझते हैं? मूंगफली, ठीक है, मूंगफली की क्रॉप है, ठीक है। चलिए, अच्छा, जिनका भी फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं, ये हमारा करंट अफेयर्स तो कंटिन्यूस क्लास चलता ही रहता है, ठीक है। आप लोगों का अभी एग्जाम है नवंबर में, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी 1-2 महीने पहले कोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। तो अभी जो भी क्लासेस हो चुका है उसका मैं आपको बता दूं, जो पीडीएफ है वो उसका लिंक मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, और आपको स्टार्ट करना है करंट अफेयर्स मिनिमम मई 2023 से, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा पीछे जाने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, क्योंकि उतना पीछे आता नहीं है। करीब करीब 6 महीने का करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करके जाइए, तो मई 2023 से आप स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर 2023 तक आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नवंबर के शुरू के 15 दिन का करंट अफेयर्स या पहले एक हफ्ते का मिल जाए तो वो भी देख लिया जाएगा, बट अक्टूबर तक का करिए, उसके आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम है। और इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा, जो भी करंट अफेयर्स होगा, उसका जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है वो आपको हमारे ऐप पर नहीं मिलेगा, वो आपको अपलोड कर दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे हर एक मंथ के करंट अफेयर्स का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप वो लेक्चर्स विजिट कर सकते हैं,
क्योंकि करंट अफेयर्स हमारा ओपन टू ऑल है, आपको किसी भी कोर्स में एनरोल होने की जरूरत नहीं करंट अफेयर्स के लिए, तो ये ओपन टू ऑल है। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट पीएससी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें हर एक महीने का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अगस्त का स्टार्ट हुआ है तो अगस्त का भी प्लेलिस्ट जल्दी बन जाएगा, अभी जुलाई तक का आपको सारा करंट अफेयर्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो ये हो गया ग्राउंडनट करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Recently, a new division called the Project Tiger and Elephant Division has been created under the which of the following ministries? ये कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। हाँ जी सर, एक नया डिवीजन क्रिएट हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, बताइए सर। बिल्कुल सर, प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बातें हैं, तो ये किस मिनिस्ट्री में आएगा? ऑब्वियसली बात है, ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड चेंज। ठीक है, चलो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। पहले दो अलग प्रोजेक्ट चलते थे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 में। मैनी ऑफ द टाइम्स आपसे सिंपल ईयर पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था। अभी गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मर्ज करके एक सिंगल प्रोजेक्ट बना दिया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। ठीक है, इसके लिए एक नया डिवीजन क्रिएट किया गया है। तो पहले दो अलग अलग प्रोजेक्ट चलते थे, अब इन्हीं दोनों को मर्ज करके एक सिंगल डिवीजन क्रिएट कर दिया गया है ताकि फंड्स को अच्छी तरह से यूज करा जाए ना। जैसे पहले एक बार प्रोजेक्ट टाइगर की मीटिंग होती थी तो चाय का खर्चा होता था, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट की मीटिंग होती थी तो चाय का खर्चा होता था। अब क्या होगा, ऑफिसर्स एक ही बार में मिलेंगे, एक ही बार में दोनों की मीटिंग करेंगे तो वो चाय का खर्चा बचेगा। तो ये मतलब बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सरकार ने इसलिए किया ताकि फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है और अच्छे तरीके से किया जा सके। ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Recently, Jalesar Dhatu Shil, a metal craft, has been given the GI tag from which of the following states? देखो जलेसर अगर आपको पता है ये जगह कहाँ पर है, कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। जलेसर कहाँ से किस स्टेट में पड़ता है ये पता है तो आप खट से इसका आंसर दे दोगे। Recently, Jalesa Dhatu Shil has given the GI tag from which of the following states? हाँ जी, तो ये है आपका यूपी में, जलेसर बिलोंग्स टू यूपी। तो ये आपका मेटल क्राफ्टिंग है, ये आपका जलेसर में एक यूनिक तरीके से की जाती है। जलेसर बिलोंग्स टू द एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रास का यूज किया जाता है और एक यूनिक टाइप ऑफ क्राफ्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस क्राफ्ट इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द मुगल एम्परर्स। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर आपका पर्शियन, टर्किश और इंडियन स्टाइल्स का भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो इट बिलोंग्स टू जलेसर और एंड इट बिलोंग्स टू यूपी। तो इसको जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। जीआई टैग पे हालांकि अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहलाता है आपके एग्जाम का, लेकिन हाँ कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, तो कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके रिलेटेड कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
Recently, novel Western Land has been shortlisted for the 2023 Booker Prize long list. It is written by who amongst the following? एक नोवेल है वेस्टर्न लेन, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया बुकर प्राइज के लिए। जब बुकर प्राइज का अनाउंसमेंट आएगा तब भी हम डिस्कस करेंगे कि किस किताब को बुकर प्राइज मिला है। तो सवाल यह है कि वेस्टर्न लेन किसने लिखी है? हाँ जी सर, सवाल यह है कि वेस्टर्न लेन किसने लिखी है? वेस्टर्न लेन लिखी है सर आपका चेतना मरू ने। चेतना मरू ने लिखी है वेस्टर्न लेन। It is a deeply evocative taboo about a family grappling with grief, conveyed through crystalline language, reverberates like the sound of a ball hit clean hard with a close echo. ठीक है, मतलब एक नोवेल है। ठीक है, तो ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है। जाहिर सी बात है, अगर बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है और ये न्यूज बन गई तो इसका मतलब बुकर प्राइज एक बड़ा प्राइज होगा। बिल्कुल सही बात है। तो बुकर प्राइज एक इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा प्राइज है। ये दुनिया का सबसे लीडिंग लिटरेरी अवार्ड माना जाता है, मतलब लिटरेचर में दिए जाने वाले अवार्ड में से एक सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, ऐसा फिक्शन जो इंग्लिश में लिखा जाता है उनको ये अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो ये बुकर प्राइज किसको अवार्ड देते हैं? ऐसा फिक्शन जो इंग्लिश में लिखा गया हो उसको ये लोग अवार्ड देते हैं। तो दुनिया का लिटरेचर की फील्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड ये माना जाता है बुकर प्राइज। ठीक है, उसके लिए ये किताब वेस्टर्न लेन आपका शॉर्टलिस्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, एक और किताब है कारगिल एक यात्री की जुबानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? समित बसु, ऋषि राज, अनुज धर, संजीव सांगवान। कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस किताब के ऑथर कौन है? अब देखो आपके एग्जाम में जो ऑथर्स वाला सेक्शन है उस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे बट आते रहते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। हाँ, इस किताब के जो ऑथर हैं वो हैं ऋषि राज। ठीक है, इट पोर्ट्रेज द लाइव्स ऑफ ऑल द 527 सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर आवर नेशन इन द कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर में जो आपके 527 हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे उन सबकी कहानी को ये किताब आपका हाईलाइट करती है। ठीक है, और उन ब्रेव सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देती है। तो ये जो श्री ऋषि राज जी हैं उन्होंने ये किताब आपका लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च द अमृत वृक्ष आंदोलन? अच्छा पिंकी जी, तभी मैं कहूँ आप देखते रहे, कोई भी बात नहीं। ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन किस स्टेट ने लॉन्च किया बताइए तो। कोई दिक्कत नहीं, जो मिस हुआ उसका रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास। हाँ जी, अमृत वृक्ष आंदोलन।
बिल्कुल सर, ये कहाँ का है? ये आसाम का है। ठीक है सर, ये अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ का है? आसाम का है। इसका पर्पस क्या है? एक ग्रीनर और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है स्टेट में। 1 करोड़ सीडलिंग्स लगानी है इसमें, 1 करोड़ सीडलिंग्स लगानी है। और जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि उससे इंसेंटिव मिले, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, है ना, उसके लिए पैसा दे रही है सरकार। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे तो आप ट्री इकोनॉमी को प्रमोट करोगे। ट्री इकोनॉमी का सर मतलब क्या है? जैसे आपने किसी जगह पर क्या लगाया? पेड़ लगाया, ठीक है। अब उस पेड़ पे मान लो फल आ गए, उसको बेच के आप पैसा कमा सकते हो। उस पेड़ को काट के अगर आप उससे कुछ फर्नीचर वगैरह बना लो तो उससे आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई पेड़ लगाया जिसपे कोई हर्ब्स वगैरह मिलती हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ट्रीज की मदद से जो आप पैसा कमा रहे हो उसको क्या कह रहे हैं? ट्री इकोनॉमी कह रहे हैं। By encouraging the growth of trees, the Andolan aims to stimulate the tree-based economy within the state, generating sustainable livelihood and income opportunities. ठीक है। और साथ ही साथ ग्रीन कवरेज भी इंडिया का बढ़ेगा। जैसे भारत का टारगेट है कि हमें सर इंडिया में 33% फॉरेस्ट कवर करना है, ठीक है। हमारे देश में कम से कम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, तब हम आप कह पाएंगे कि हाँ इंडिया इज अ कंप्लीट ग्रीन कंट्री। तो उसी का भी टारगेट पूरा होगा, ग्रीन कवरेज इंडिया का बढ़ेगा। तो इसलिए ये आपका अमृत वृक्ष आंदोलन चलाया जा रहा है। वृक्ष मतलब पेड़। Question number 9. Justice G. Rohini Commission recently seen in news is related to which of the following? NJAC, All India Judicial Services, Subcategorizing OBC या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जस्टिस जी रोहिणी कमीशन किसके लिए बनाया गया था? सब कैटेगराइजिंग ओबीसी कास्ट ग्रुप। देखो हमारे देश में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, ठीक है। ये तो शुरू से चलता आ रहा है। फिर बाद में आके ओबीसी रिजर्वेशन जोड़ा गया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया। लेकिन इसमें क्या था, जितनी भी ओबीसी क्लासेस है सबको एक साथ इकट्ठा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ओबीसी में मान लो 5 कास्ट हैं, कास्ट 1, X1, X2, X3, X4, X5, मान लो 5 कास्ट थी जब रिजर्वेशन शुरू किया गया। तो अब ऐसा देखा जा रहा है कि इसमें से मान लो 2 सब कास्ट इस ओबीसी लिस्ट में, जो कास्ट है ओबीसी वाली, उनको क्या कहते हैं? सब कास्ट। तो मान लो जो X1 और X2 सब कास्ट हैं उनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उनकी जो कंडीशंस है पहले के कंपैरिजन में, एजुकेशन हो या इकोनॉमी हो, वो पहले से काफी इंप्रूव हो गई। लेकिन बाकी जो 3 सब कास्ट है उनकी कंडीशन को ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। यानी रिजर्वेशन का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ, मान लो ये 2 कम्युनिटीज को हुआ, ये 2 सब कास्ट को हुआ, बाकी सब कास्ट को इसका फायदा नहीं मिला। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग डाउन, क्या रिजर्वेशन के अंदर भी हम रिजर्वेशन कर सकते हैं? यानी गवर्नमेंट क्या करेगी कि मान लो
रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है ये सब कास्ट को ज्यादा कर देगी कंपेयर टू ये सब कास्ट। तो उससे क्या होगा, ये सब कास्ट जो ज्यादा पीछे रह गई थी इनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसी के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। 6 साल लग गए करीब ये रिपोर्ट बनाने में। 2017 में जो दिल्ली के फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से जी रोहिणी, उनके चेयरमैनशिप में ये कमीशन स्टार्ट करा गया था। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था, टू सजेस्ट अ ब्रेकडाउन ऑफ द ओवर 2600 कास्ट ग्रुप्स ऑन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट टू एंश्योर अ मोर इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, अब इस रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है सर, वो हमें नहीं पता क्योंकि ये रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। ठीक है, although the report is not out, the commission's recommendations may involve categorizing the caste groups into broad categories। ठीक है, with the dominant caste receiving the smallest share of the 27% reservation। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका 27% रिजर्वेशन ओबीसी का होता है, तो इसमें ये कुछ ऐसे कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप बना लेंगे, एक कास्ट ग्रुप को कम परसेंटेज ऑफ शेयर देंगे 27% का, एक को ज्यादा दे देंगे, तो इससे ये इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। रिपोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो हमें नहीं पता क्योंकि डेटा इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन। क्लियर है सर? चलिए, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है सर कि नहीं? ये कमीशन का काम समझ में आ रहा है? ये सब कैटेगराइजेशन वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली मट्टी बनाना, जदीरी नमकट्टी एंड चेडी भुट्टा cotton sarees have received the GI tag from which of the following states। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट्स हैं आपका मट्टी बनाना, जदेरी नमकट्टी और शेडी भुट्टा कॉटन सारीज। इन 3 चीजों को क्या मिला है, आपका जीआई टैग मिला है। तो ये तीनों आपका कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आपका तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तो ये तीनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं, तमिलनाडु। जदेरी नामाकट्टी क्या है, ये इस तरह की सर लॉन्ग लॉन्ग क्लेज है, मट्टी है। दीज आर क्ले स्टिक्स दैट आर व्हाइट इन कलर। ठीक है, मट्टी के टुकड़े हैं लंबे लंबे, व्हाइट इन कलर हैं। ठीक है, ये मूर्ति बनाने के काम आते हैं। ठीक है, आपका उसके अलावा इसमें आपका क्या होता है, रिच डिपॉजिट ऑफ हाइड द सिलिकेट मिनरल्स दैट फॉर्म फाइन ग्रेन पार्टिकल्स ऑफ क्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, मट्टी बनाना, ये केलों को कह रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल टेबल बनाना है, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज काफी ज्यादा मानी जाती है। हाईली फ्रेगनेंट, खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, स्वीट विद सब एसिड फ्लेवर है, इसका फॉर्म टेक्सचर है, पाउडरी नेचर है। चलिए, इसको क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहते हैं। नेक्स्ट ये आपका चेडी भुट्टा, ये एक साड़ी है। ठीक है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। चेडी मतलब प्लांट, भुट्टा मींस रिपीटेड मोटिव यानी रिपीटेड डिजाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्लांट को बार बार इसमें मतलब इसकी डिजाइनिंग में आइकॉनिक प्लांट एंड फ्लावर इज वोवन ऑन द बॉर्डर। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लांट आप देखोगे बॉर्डर पे काढ़ा जाता है। ठीक है, कढ़ाई की जाती है। तो इसमें जो आपका सौराष्ट्र कम्युनिटी है वहाँ की, तमिलनाडु की, वो इसके प्राइमरी वीवर्स हैं, वो इस पे काम करते हैं।
ठीक है। तो एक बार बस इनकी डिटेल पढ़ लेना, ये नहीं कि उसको रटने बैठ जाओ, बस नाम ध्यान रखना कि जदेरी नमकट्टी और कन्याकुमारी का मट्टी बनाना और ये चेरी गुट्टा साड़ी, ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सब आपका बिलोंग करते हैं सर आपका तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये तीनों तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो बस एक बार बस रीडिंग लगा के आगे बढ़ते हैं। बस ये नाम ध्यान रखना, प्रोडक्ट के नाम क्या है जिन्हें जीआई टैग मिला है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। Question number 11. Recently launched Study in India portal is an initiative of which of the following ministry? Ministry of Education, Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce and Industry या फिर Ministry of Skill Development and Entrepreneurship? स्टडी इन इंडिया एक पोर्टल है, वो किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है बताइए सर। Study in India is an initiative of which of the following ministries? लहर आप चिंता नहीं करिए, आपका मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे पाया था पिछली क्लास में। आपका जनरल साइंस का भी मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। कल या परसों में मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा एक जनरल साइंस की, ठीक है। उसमें मैं बायो वाले पार्ट पे करूंगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स पे सवाल ना के बराबर ही आते हैं, तो मेन फोकस आप बायो पे रखो। तो मैं बायो का डिस्कशन कराऊंगा कल की क्लास में, कल या परसों मैं शेड्यूल कर दूंगा क्लास ना। कल वैसे आपका वैसे भी एक हिस्ट्री का रिवीजन क्लास तो हो गई होगा मॉर्निंग में, है ना। चलिए, रिसेंटली लॉन्च स्टडी इन इंडिया। अच्छा, उसके अलावा कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं, ग्रुप वगैरह में पूछ लेना, कोई भी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो डिस्कस कर लेना। रिसेंटली लॉन्च स्टडी इन इंडिया, बताइए। ये तो सर समझ में आ रहा है ना, स्टडी इन इंडिया, भारत में आके पढ़ो, पढ़ने की बात हो रही, पढ़ने का काम किसका है सर? एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो स्टडी इन इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2018 में, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि इंडिया को प्राइम एजुकेशन हब बनाना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अभी आप देखोगे आईटी मद्रास का कैंपस लॉन्च किया गया है तंजानिया में, ठीक है। इसी तरह से सरकार का टारगेट है कि हमारे बच्चे एमआईटी या कैलिफोर्निया या ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड ना जाए, वहां के बच्चे हमारे देश में पढ़ने आए। इस लेवल का हमें अपना एजुकेशन करिकुलम स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2018 में। अब इसी से रिलेटेड एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। पोर्टल किस लिए लॉन्च कर दिया गया है कि भैया बाहर से जो पढ़ने वाला आना चाहता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने ड्यूरेशन में वो कंप्लीट कराए जा रहे हैं, क्या उनका फीस है, क्या क्या उनका सिलेबस होगा। तो उसके लिए एक पोर्टल क्रिएट कर दिया गया है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। It is a dedicated website to provide information about higher education institutions in India, ठीक है। पर्पस क्या है? इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है एजुकेशन का बाय वेलकमिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। तो इंडिया में जितने भी एकेडमिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सबको ये हाईलाइट करेगा और उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। इट विल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द एकेडमिक फैसिलिटीज, रिसर्च सपोर्ट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट। यहीं पर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, यहीं आपका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हो अपनी पसंद के चॉइसेस। तो वन इन ऑल इन वन पोर्टल एक तरीके का ये लॉन्च है आपका स्टडी इन इंडिया पोर्टल। क्लियर है सर? चलिए, देखिए आपका जो जीके वाला पोर्शन है वो रिपीट होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स रिपीट नहीं होगा सर, ठीक है। करंट अफेयर्स तो ये कंटिन्यूस चल ही रहा है। करंट अफेयर्स तो सर मैं रिपीट कैसे करूंगा? ये मैं आपका जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, जनवरी 2021 से, ठीक है। तो इसको हमने 2021 कंप्लीट किया, 2022 कंप्लीट किया, अभी 2023 चल रहा है। आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, करंट अफेयर्स खत्म नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है और वीडियो लेक्चर्स नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो वहां से आप उसको कर सकते हैं। बाकी आपका जो कोर्स है
है ना, जिसमें आपने एनरोल किया है जीके इंग्लिश मैथ्स, वो रिपीट होते रहते हैं, उसका आपको रिपीटेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड द विवाद से विश्वास टू कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। बताइए सर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड द विवाद से विश्वास टू कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। विवाद मतलब एक डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हो रही है। ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट किससे रिलेटेड है? डिस्प्यूट सेटलमेंट मुझे मालूम है आप लोग डी ऑप्शन ज्यादा प्रेफर करोगे, लॉ एंड जस्टिस। वैसे इसका करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या मजा आ रहा है इसमें, समझ लेते हैं। ये विवाद से विश्वास, ये स्कीम 2 है, इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है, अब ये इसका सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ है। ये स्कीम का पर्पस क्या है? देखो इंडिया में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लो कोई बिजनेस पर्सन है, ठीक है, ये बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, बिजनेस में मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ, यहाँ क्राइम की बात नहीं हो रही है, ना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात हो रही है, मान लो बिजनेस में किसी तरह का डिस्प्यूट है, तो अब अगर आप कोर्ट्स वगैरह जाते हो तो कोर्ट्स का प्रोसेस क्या होता है, बहुत लेंदी होता है, आपको पता है, लंबा टाइम लगता है। तो बिजनेस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसमें उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, जिसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन में एक थर्ड पर्सन आता है जो ना ही पार्टी ए से रिलेट होता है ना ही पार्टी बी से रिलेट होता है, और वो उन दोनों के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराता है। ठीक है, वो उसके बाद एक डिसीजन दे देता है। ठीक है, लेकिन कई बार अगर कोई पार्टी उस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो उस आर्बिट्रेशन के डिसीजन को चैलेंज कर देती है कोर्ट में। तो बात तो सर वही पहुंच गई, पहले कोर्ट जा रहे थे अब बाद में कोर्ट जा रहे हो, तो ये टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब कोर्ट में चले आने से टाइम वेस्ट होता है, टाइम इन द सेंस बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और उसकी वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा तो सर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा तो किसको असर पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है स्कीम कौन लाएगा, सर फाइनेंस मिनिस्ट्री लाएगा। तो इसीलिए ऐसे डिस्प्यूट्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, ठीक है, और ऐसे डिस्प्यूट्स जहां पर आर्बिट्रल अवार्ड इज अंडर चैलेंज इन कोर्ट, मतलब आर्बिट्रेशन के बाद जो फैसला किया गया उसे कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड, उसको अगर कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है तो उसके लिए सरकार एक स्कीम लाई है विवाद से विश्वास। तो उसमें सरकार ने एक प्रॉपर तरीका बताया है कि किस तरह से हम बिना कोर्ट में जाए उस डिस्प्यूट को आगे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ दोबारा से कोर्ट में ना जाना पड़े, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रोसेस बना रखा है, जिस प्रोसेस को कह रहे हैं विवाद से विश्वास टू स्कीम। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ग्रेडेड सेटलमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, एक प्रॉपर उस डिस्प्यूट को दोबारा से आपका सेटलमेंट वगैरह जो भी उसमें होगा उसके लिए गवर्नमेंट अलग से एक प्रोसीजर बना देगी। ठीक है, ताकि जो डिस्प्यूट है वो किस में बदल जाए, ट्रस्ट में बदल जाए। चलिए, तो इसके लिए कौन काम कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है। ठीक है सर, चलो तो ये आज यहीं तक करेंगे, इसके आगे का पेपर मैंने नहीं पढ़ा है, आगे नहीं पता मुझे। ठीक है, फिर जब पढ़ लूंगा तो आगे के क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए सर, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।